नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे एक दिल छू लेने वाली कहानी। सर्दियों की रात थी। शीतलहर चल रही थी। बेचारी 75 वर्षीय बूढ़ी अम्मा उस कड़क के ठंडी से बचने के लिए अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आप को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लेकिन प्रकृति की मार तो सभी के लिए एक समान होती है। वह बड़ा, बूढ़ा या जवान नहीं देखती। इसलिए ममता जी की बूढ़ी हड्डियाँ उस कड़ाके की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वह ठंड के कारण थर थर काँप रही थी। उनके दांत किटकिटा रहे थे। तभी रात के करीब 9 बजे चरणदास महतो अपने पान की दुकान बंद करके घर जाने के लिए जैसे ही बाहर निकले, उनकी नज़र ममता जी पर पड़ी, जो ठंड से ठिठुर रही थी और उनके दांत के किटकिटाने की और हाँफने की हल्की हल्की आवाज़ उनके कानों में सुनाई पड़ी। उन्होंने उनके पास जाकर देखा तो वे भौचक्के रह गए। उन्होंने शुरू में तो उन्हें नहीं पहचाना, लेकिन जैसे ही ममता जी से बातचीत की, धीरे धीरे बातचीत के माध्यम से उन्हें पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत और टॉपर रह चुकी ममता है, जिन पर हजारों लड़के अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन ममता जी उन्हें घास भी नहीं डालती थी। एक दौर चरणदास और ममता जी का भी था, लेकिन ममता जी ने अपनी पढ़ाई को सर्वोपरि रखा। सबको पीछे छोड़कर अपने माँ बाप की इज्जत को बनाए रखा। वह सारा दृश्य एक सेकंड के अंदर चरणदास जी की आंखों के सामने घूम गया। फिर उन्होंने ममता जी से कहा, ममता जी, आप यहाँ इतनी रात गए, वह भी इतनी ठंड में, बिना स्वेटर शाल के क्या कर रही हैं? किसका इंतज़ार कर रही हैं? क्या आप रास्ता भटक गई हैं या फिर किसी के साथ आई हैं? ममता जी अपनी साड़ी का पल्लू समेटते हुए, सकुचाते हुए गंभीर मृदा में डरी सहमी सी चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। केवल उनके आंसू आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। वह कुछ बोलने को हुई तो उनके होठ कांपने लगे। चरणदास जी समझ गए कि ममता जी बहुत सदमे में है, इसलिए उन्होंने अपना कोट उतारा, उन्हें पहना दिया। ममता जी ने उनका विरोध किया, लेकिन चरणदास जी के द्वारा मनाने के बाद भी मान गई। चरणदास जी ने उनकी हथेलियों को अपने हाथों से खींचकर गर्म करने की कोशिश की। तब थोड़ी देर बाद ममता जी बोली, भाई साहब, आप अब रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। जब अपने ही पराये हो गए तो किससे आस करूँ? चरणदास जी ममता जी की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा और उनका हाथ छोड़कर अपनी दुकान के आसपास पड़े पन्नी और पेपर को उठाकर इकट्ठा करके आग जलाया और ममता जी को हाथ सेकने के लिए कहा। ममता जी ने थोड़ी देर अपने हाथ से, तब चरणदास जी ने बड़ी आत्मीयता साथ ममता जी से पूछा, अच्छा ममता जी, अब बताइए आपके साथ क्या हुआ है और आप यहाँ कैसे आई? तभी ममता जी चरणदास जी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, क्यों आप मुझे पहचानते नहीं क्या, जो इतनी फॉर्मेलिटी निभाते हैं? हम क्लासमेट हैं ना। तो ये आप और जी ये क्या है? तू तराक से बात कर सकते हैं। और दोनों अपने सारे गम भुलाकर हंस पड़े। तभी चरणदास जी बोले, अच्छा बता यहाँ कैसे आई? तभी ममता जी बोली, अरे मुझे शौक था यहाँ ठंड में ठिठुरने का। फिर दोनों ही हा कर हंस पड़े। इस प्रकार दोनों ने
इधर उधर की बातें की। तब तक आग भी बुझने लगी। तब रात के 10 बज रहे थे। उधर चरणदास जी के बेटे उनके घर ना पहुंचने से परेशान होकर उन्हें ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने जब देखा कि वे दोनों बूढ़े बुढ़िया तो आपस से बात करके ठहाके लगाकर हंस रहे हैं, तो चरणदास जी का बेटा नमन, जो कि कुछ देर पहले अपने पिता के लिए परेशान था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी कार वहीं कुछ दूरी पर रोकी और अपने पापा को बुलाया और गुस्से से लाल पीला होता हुआ उस पर चिल्लाने लगा, क्यों पापा, आपको शर्म नहीं आती? इतनी रात गए, इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे ऐसे बूढ़े बुढ़िया रंग ललिया मना रहे हो और हम लोग उधर परेशान हो रहे हैं। चरणदास जी अपने बेटे से शांत रहने के लिए निवेदन करते रह गए, लेकिन वह और भी जोर जोर से चिल्ला कर अपने पिता को गालियां देने लगा और घर चलने के लिए कहने लगा। लेकिन चरणदास जी ममता जी से यह भी नहीं पूछ पाए थे कि वे वहाँ कैसे आई थी और किसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन उनका बेटा नमन उनकी एक बात भी नहीं सुना और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया। ममता जी वहीं बैठी आंसू बहाती रही। नमन अपने पिता को घर ले जाकर खूब खरी खोटी सुनाता रहा, लेकिन अपने पिता की एक बात भी नहीं सुना। चरणदास जी उस रात गुस्से में खाना भी नहीं खाए और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। पलंग में लेटे तो गए, लेकिन उस रात नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उन्हें केवल ममता जी की बेबसी ही नज़र आ रही थी। इसलिए उन्होंने घर के सभी लोगों को सोने दिया और चुपचाप उठकर फिर से ममता जी के पास चले गए। ममता जी अपने आसपास गिरे गुटखा, बिस्किट या पानी के रेत पर पन्नी या कागज़ के टुकड़े को उठा कर उसे आग में डालती जाती और अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने चरणदास जी को फिर से अपने पास आता देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्हें देखकर उनके सब्र का बांध टूट पड़ा और वे बिलख कर रो पड़ी। जब चरणदास जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा मुंबई शहर में कलेक्टर है और अपने पसंद की लड़की से शादी कर लिया है। वह मेरी बहुत इज्जत करता है, लेकिन बहू मुझे फूटी आँख नहीं सुहाती। वह मुझे हमेशा पुराने ज़माने की बुढ़िया कहकर ताने मारती रहती है। वह बेटे के सामने तो मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन बेटे के घर से निकलते ही मुझसे इतना बुरा व्यवहार करती है कि मुझे सहन नहीं होते और धमकी देती है कि अगर मैंने उसकी शिकायत मेरे बेटे से की तो वह मुझे खाना नहीं देगी और घर से भी निकाल देगी। इसलिए डर के कारण मैं अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन मेरे बेटे को किसी काम से 8 दिनों के लिए दिल्ली जाना था, तो बहू ने मुझसे कहा, मम्मी जी आपके बेटे घर पर नहीं है, तो क्यों ना हम भी वृंदावन घूमने आए। आपकी भी तो बहुत इच्छा थी ना वृंदावन घूमने की। मेरी मम्मी भी जा रही है, इसलिए आप भी तैयार हो जाइए। हम सभी लोग एक साथ चलेंगे। मुझे लगा बहू अब सुधर गई होगी, तो मैं भी खुशी खुशी तैयार हो गई। बहू की मम्मी भी हमारे साथ आई थी। हम सभी लोग कार में बैठकर बहुत सारे तीर्थ स्थान में घूमे। बहू तो मेरे साथ में ही थी, लेकिन 3 दिनों का सफ़र जाने के कारण मुझे थकान हो गया। तो बहू बोली, मम्मी जी आप यहीं बैठिए, हम पास के मंदिर से प्रसाद लेकर आते हैं। कहकर बहू और उसकी माँ चली गई। उसके बाद वे दोनों कहाँ गई मुझे पता नहीं चला। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते कहाँ से कहाँ आ गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा सारा सामान, स्वेटर, शॉल, बैग सब कार में ही रखा हुआ था।
पैसे का पर्स तो बहू ही संभाल रही थी, इसलिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। इतना कहकर ममता जी अपना चेहरा अपने दोनों हथेलियों में छुपाकर घुटना में रखकर रोने लगी। चरणदास जी ने उन्हें दिलासा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी ममता जी बोली, नहीं चरण, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपकी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा। आपका बेटा कितना कुछ सुना कर गया है, फिर भी आप यहाँ आ गए। तभी चरणदास जी मायूस होकर बोले, काश ममता मेरी पत्नी सरस्वती आज इस दुनिया में रहती तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझे यह सब कहने की। क्या यह मैंने क्या कह दिया? चरण जी मुझे माफ़ कर देना। माफ़ी मांगते हुए कहा, ये कैसे हो गया? तब चरणदास जी ने बताया, एक रात सरस्वती जी को अचानक हार्ट अटैक आया और अस्पताल ले जाने से पहले ही वह इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। तब से मैं अकेला हो गया हूँ। बेटा तो सरकारी नौकरी करता है, बहू भी इंटरनेशनल कंपनी में काम करती है, लेकिन अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने यह पान की दुकान खोल रखी है, ताकि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। लेकिन कहते हैं ना, जिसका जोरा नहीं होता उसे कभी ना कभी कोई ना कोई ठोकर मार ही देता है। बस वही सब होता है। मेरे साथ भी बहू या बेटा कभी भी किसी भी बात पर मुझे कुछ भी सुना ही देते हैं और मुझे सुनना पड़ जाता है। जैसे आज मेरे बेटे ने सुना दिया। फिर तो तुमको बिल्कुल भी यहाँ नहीं आना था, वरना तुम्हारे बेटे बहू को जैसे ही पता चलेगा कि तुम फिर से मेरे पास आए हो, पता नहीं वे लोग तुम्हें कितनी खरी खोटी सुनाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो, चरण जाओ अपने घर। कहती हुई ममता जी अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। तभी चरणदास जी उनके दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, ममता तुम ऐसे मेरे सामने हाथ मत जोड़ो। मेरे बेटे बहू अगर मुझे अपने घर से निकाल भी देंगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। कहते हुए चरणदास जी ने ममता जी को हिम्मत दिया। ममता जी ने फिर कुछ नहीं कहा और दोनों उन दिनों की याद में खो गए जब वे दोनों कॉलेज जाया करते थे। और एक समय तो ऐसा भी आया था कि चरणदास जी ने ममता जी से अपने मन की बात भी कह दी थी कि वह उन्हें पसंद करने लगे हैं। तो ममता जी ने उनका कितना विरोध किया था और वह एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हो गए थे। लेकिन वाह रे किस्मत, मिलना था तो इस उम्र में। दोनों उन दिनों की बातों को याद करके कभी एक दूसरे से माफ़ी मांगते तो कभी एक दूसरे पर ताना कसते। इस प्रकार धीरे धीरे रात की काली अंधेरी छटने लगी और सुबह की रोशनी प्रवेश करने लगी। लेकिन ममता जी और चरणदास जी के जीवन में उस दिन की सुबह दुख रूपी अंधी यारी की घटा लेकर उनकी सुबह को कष्ट से भर देने वाली थी। जैसे ही सुबह हुई, चरणदास जी के बेटे बहू ने देखा कि घर पर उनके पापा नहीं हैं, तो उन्हें लगा कहीं टहलने गए होंगे। लेकिन जब दोनों बेटे बहू के ड्यूटी जाने का समय हो गया, फिर भी जब चरणदास जी नहीं आए तो उन्होंने घर की चाबी पड़ोस में दे दिया, अपने दफ्तर के लिए चले गए। लेकिन चरणदास जी ने ना ही उस दिन दुकान खोला, ना ही घर पर आए। जब बहू घर पर आई तो देखा पापा जी तो घर पर नहीं आए। तभी उनका बेटा भी घर आ गया। फिर भी चरणदास जी घर नहीं पहुँचे। लेकिन जैसे ही रात हो गई, चरणदास जी ममता जी को लेकर अपने घर पहुँचे। चरणदास के साथ उस बुढ़िया को देखकर उनके बेटे
नमन का गुस्सा तो 7वें आसमान पर हो गया। वह मारे क्रोध के अपने पापा को खूब खरी खोटी सुनाने लगा। क्या रे बुढ़े, रात में प्यार से समझाया था, तब भी तुझे बात समझ में नहीं आई? क्या तूने उम्र देखी है अपनी? पोते पोती खिलाने की उम्र में इस बुढ़िया के साथ रंगरेलियां मना रहा है। अपनी इज्जत की परवाह तो तुझे है नहीं, अब हमारी इज्जत को भी बेच खाने में लगा है। चल निकल जा अभी के अभी मेरे घर से, इस खुसट बुढ़िया को लेकर। बच्चों की माँ बाप समझाते हैं ना कि बच्चों माँ बाप को समझे निर्जल कहीं के बुढ़े। कहकर नमन ने चरणदास जी को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, ममता जी ने पूरे जोश के साथ आगे बढ़कर उसका हाथ रोक लिया और कहा, अरे यह तुम क्या करने जा रहे हो बेटा? माता पिता भगवान समान होते हैं और तुम उसी भगवान पर हाथ उठा रहे हो। क्या तुम्हें यही संस्कार मिले हैं? वैसे तो ये तुम्हारे परिवार के बीच की बात है, लेकिन यह बात मेरे कारण बात का बतरंग हो रही है, इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। बेटा, एक बार तो तुम अपने पापा की बात तो सुन लो। किताबों में तो तुमने एक से एक बढ़कर एक अच्छी अच्छी बातें पढ़ी होगी, लेकिन उन्हें सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए बेटा, उन्हें अपने जीवन में भी उतरना चाहिए। तभी उस पढ़ाई का कुछ महत्व होता है, वरना ऐसी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं होता। समझे? ममता जी की बातें सुनकर बहू, जो अब तक चुप थी, वह भी भड़क उठी और बोली, अच्छा, आप हमें तो मान सम्मान और अच्छाई का पाठ पढ़ा रही हो, लेकिन क्या आपने नहीं पढ़ा किसी किताब में कि जिस उम्र में भगवान का भजन करना चाहिए, उस उम्र में नई उम्र के छोरा छोरियों की तरह गुल खिला रही हो, तो आप लोगों के लिए कोई मर्यादा लागू नहीं होती क्या? तभी ममता जी कुछ बोलने ही वाली थी कि नमन ने कहा, तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और ज़बरदस्ती अपने पिता और ममता जी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। रात के अंधेरे में कहाँ जाए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चरणदास जी ठहरे इज्जतदार आदमी, इसलिए उन्होंने अपने किसी पास पड़ोस वाले से भी मदद नहीं लिया। ममता जी बार बार उनसे कहती रह गई कि मेरे कारण तुम परेशान ना हो, कम से कम तुम अपने घर में चैन से रहो। मेरे नसीब में जो होना होगा मैं देख लूँगी। लेकिन अगर ममता जी को ऐसे रात के अंधेरे में अकेली छोड़कर अपने घर में चरणदास जी आराम करते तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। शायद फिर वे जीवन भर अपने आप से नजरें नहीं मिला पाते। इसलिए सुख हो या दुख निकल पड़े, एक बेसहारा अबला नारी की मदद करने उन्हें के साथ। उन्होंने अपने सुख दुख के बारे में एक बार फिर नहीं सोचा और धीरे धीरे चलते चलते हुए बस स्टैंड पहुंच गए। अब रात में कहाँ जाए उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक रिक्शे वाला उतनी सर्दी की रात में पसीने से तरबतर अपने रिक्शे को धक्का मारकर खींचते हुए भारी भरकम सामान लादे जा रहा था। उसने चरणदास जी को देखा और रोता हुआ उनके पैर छुए और उन्हें बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ही सीरियस है। कंपनी का मालिक पहले सामान पहुंचाने कह रहा है, तभी पैसे देगा, और अगर पैसे नहीं मिले तो उसकी पत्नी की जान भी जा सकती है। तभी चरणदास जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसके रिक्शे को पीछे से धक्का दिया। ममता जी भी उनके साथ साथ चलती रही और वह रिक्शा वाला जल्दी जल्दी
रिक्शे को चलाकर फैक्ट्री तक लेकर गया। वहाँ सामान उतारकर फैक्ट्री के मालिक से पैसे मांगने लगा तो वहाँ के गार्ड ने बताया कि तुम लेट हो गए, इसलिए मालिक तो चले गए। अब वह रिक्शे वाला बहुत परेशान हो गया और चरण दास जी से कहा, मालिक इस रिक्शे को 500 में आप रख लो, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। चरण दास जी के पास केवल 500 ही थे तो उन्होंने वह 500 उस रिक्शा वाले को दे दिए और कहा, नहीं मदन लाल, जब तुम्हारे पास 500 हो जाए तो तुम अपना रिक्शा ले जाना, तब तक तुम यह समझ लेना कि तुम्हारा यह रिक्शा मेरे पास अमानत के रूप में है। रिक्शा वाला मदन चरण दास जी से 500 लेकर खुश होकर अपने घर चला गया। इधर चरण दास जी और ममता जी उसी रिक्शे में बैठकर रात भर जैसे तैसे बिताए। दूसरे दिन सुबह से ही चरण दास जी ने सोच लिया था कि वे उसी रिक्शे वापस अपनी दुकान जाएंगे और ममता जी के लिए किराए के मकान देखेंगे, उन्हें रखेंगे। दुकान से जो आमदनी होगी उतने में ममता जी और उनका खर्च आराम से चल जाएगा। लेकिन इंसान जैसा सोचता है जरूरी नहीं कि सभी के साथ वैसा ही हो। चरण दास जी जैसे ही अपनी दुकान के पास पहुँचे, दुकान पहले से ही खुला था और उसमें कोई दूसरा आदमी बैठा मिला। चरण दास जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई और मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, भाई साहब, अब यह मेरी दुकान है, यह देख लीजिए एग्रीमेंट के पेपर। आपके बेटे ने रातों रात यह दुकान मुझे बेच दी है। चरण दास जी ने जब वह पेपर पढ़ा तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वे चक्कर खाकर गिरने ही वाले थे कि ममता जी ने उन्हें संभाल लिया। फिर उसी दुकान से पानी लाकर उन्हें पिलाया और थोड़ी देर उन्हें वहीं बैठाया। थोड़ी देर बैठने के बाद चरण दास जी ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने इस बारे में अपने बेटे से बात करने की सोची और ममता जी के साथ फिर से अपने घर गए और कहा, बेटा नमन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान को रातों रात बेचने की? उस दुकान को तो मैंने अपने पैसे से ही खरीदा था ना, फिर तुझे किसने हक दिया उसे बेचने का? तभी नमन खिसियानी आवाज़ में बोला, ओए बूढ़े, अब मुझे यह मत समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही किया। अब आपको आपके सवाल का जवाब शायद मिल गया होगा, तो कृपया करके यहाँ से इस निर्जल बुढ़िया को लेकर चले जाइए। चरण दास जी ने कहा, ठीक है बेटा, तेरी यह इच्छा है ना, तो यहीं सही, लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड है बेटा, मेरे कपड़े और शॉल तो ले लेने दो, फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। क्यों चाहिए आपको कपड़े और शॉल? आपको तो बहुत शौक है ना बाहर ठंडी में घूमने का। अभी तो लगता है आपकी जवानी वापस लौट आई है। माँ के जाने का गम तो आपको रत्ती भर भी नहीं है, बल्कि आप तो मन ही मन खुश हो रहे होंगे। अच्छा ही हुआ मेरी माँ मर गई, ताकि आपको असियासियाँ करने मिल रहा है। अभी के अभी निकल जाइए मेरे घर से, वरना पता नहीं मैं क्या कर दूँगा, या फिर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो शायद आपके और मेरे भी बर्दाश्त के बाहर हो जाए। कहते हुए नमन ने अपने पापा और ममता जी को फिर से अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। चरण दास जी अपने बेटे के सामने हाथ जोड़े गिराते रह गए। बेटा, इतनी ठंड में हम बिना स्वेटर शॉल के खुले आसमान के नीचे कैसे रहेंगे? बेटा, कम से कम हम बूढ़े बुढ़िया को
मेरा गर्म कपड़े तो दे दो। लेकिन नमन ने उनकी एक न सुनी और उनकी बहू ने गेट में ताला लगा दिया ताकि ये बूढ़े बुढ़िया दोबारा उनके घर वापस ना आ सके। अब निराश, हताश, परेशान चरणदास जी उसी रिक्शे को जिसमें वे दोनों आए थे उसमें ममता जी को बिठाए और धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल ही जाता है। बस यही हुआ चरणदास जी के साथ भी। उनकी दुकान गई तो गई, लेकिन उनकी आय का साधन अब वह रिक्शा हो गया, जिसे चलाकर वे दोनों कम से कम अपना पेट तो भर ही सकते थे। अब चरणदास जी ने सबसे पहले एक छोटा सा कमरा किराए के लिए लिया, जिसमें ममता जी सुकून से रह तो सकती थी और वह सुबह से शाम तक रिक्शा चलाते रहते और उससे जितनी आमदनी होती उससे कभी दाल तो कभी चावल तो कभी नमक, मिर्च और मसाले का सामान खरीद लाते। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। अब समय आया किराया देने का, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उस कमरे का किराया दे सके। इसलिए उस मकान मालिक ने उन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया कि अगले महीने उसे किराए का पैसा नहीं मिला तो वह उनका सारा सामान जब्त करके उन्हें अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। अब चरणदास जी और भी अधिक मेहनत करने लगे ताकि मकान मालिक का किराया दे सके, लेकिन अधिक मेहनत और पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण वह बीमार रहने लगे। उन सब का जिम्मेदार ममता जी स्वयं को मानकर दुखी होती रहती और एक समय ऐसा आया कि उनके पास किराए के पैसे जमा नहीं हो पाए। मकान मालिक ने उन्हें धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब तो चरणदास जी और ममता जी दोनों की भी बहुत ही बुरी हालत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हालात से लड़ना जारी रखा। चरणदास जी अब रिक्शा नहीं चला पाते थे, इसलिए उस रिक्शे को किराए पर चलाने के लिए एक लड़के को दे दिए। उस लड़के ने तो 4 दिनों तक तो रिक्शा का किराया लाकर दिया, फिर कहाँ गायब हुआ पता ही नहीं चला। अब चरणदास जी ने सोचा क्यों न रिक्शे बनाने वाली दुकान में काम किया जाए। उन्होंने एक दुकान में हाथ जोड़कर विनती की तो वह दुकानदार मान गया, क्योंकि उसके पास के सारे वर्कर्स छुट्टी पर गए हुए थे और उसे वर्कर की ज़रूरत थी। इसलिए उसने चरणदास जी को काम पर रख लिया। अब तो मानो चरणदास जी के हाथों पैरों में मशीन ही लग गया था। वे बहुत ही फुर्ती के साथ वहाँ पर काम करने लगे थे, क्योंकि वे उस मालिक को नाराज नहीं करना चाहते थे। अब चरणदास जी के रहते उस दुकान की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। वह दुकान का मालिक भी बहुत ही नेक दिल इंसान था, इसलिए उसने ममता जी और चरणदास जी को अपने नौकरों के कमरे में रहने के लिए जगह दे दी। अब तो ममता जी भी उस मालिक के घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती, जिसके बदले में उनकी मालकिन उन्हें कभी दाल, कभी चावल तो कभी अचार पापड़, बड़ी तो कभी कुछ ज़रूरी सामान दे दिया करती जो उन्हें ज़रूरी होती है। वहीं वह मालिक भी खुश होकर चरणदास जी की तनख्वाह को दोगुनी कर दिया। लेकिन उस मालिक के साथ एक बिड बना यह था कि उनका इतना अच्छा व्यवहार होने के बाद जुद उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह कभी कभी मायूस हो जाते। लेकिन ममता जी अपनी मालकिन को समझाती, चरणदास जी अपने मालिक को समझाते कि आप दोनों का व्यवहार इतना अच्छा है, देखना आप दोनों की इच्छा एक दिन
भगवान जरूर पूरा करेंगे। तभी एक दिन उनके मालिक और मालकिन विदेश यात्रा पर गए हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से उनका प्लेन क्रैश हो गया और उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। चरणदास जी उनकी अनुपस्थिति में भी बराबर उनकी ऑटो पार्ट्स की दुकान को चलाते रहे, इसी आस में कि उनके मालिक एक ना एक दिन वापस आएंगे। लेकिन एक दिन उन्होंने टीवी पर देखा कि वे लोग जिस विमान पर सवार थे वह विमान क्रैश हो गया और सारे यात्रियों की मृत्यु हो गई। ममता जी और चरणदास जी को उनकी मृत्यु का बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने उनकी दुकान को पूरी ईमानदारी से चलाया और कई बेरोजगार बेसहारा लोगों को काम पर भी रखा। अब तो ममता जी ने भी एक NGO खोल लिया जहां निस्वार्थ भाव से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा किया करती थी। एक दिन ममता जी चरणदास जी के साथ NGO में जैसे ही पहुंची, उन्होंने देखा एक अपाहिज दरवाजे के पास फटे हाल स्थिति में बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। उस दिन ममता जी ने NGO में रहने वाले सभी लोगों को कंबल बांटने के लिए मीना शॉल मंगवाया था, जिनकी कीमत पूरे 1.5 करोड़ थी। लेकिन उन्होंने भी विशाल से इशारा किया और वही कहा जो ममता जी ने कहा, और कहा, अरे मेरा तो कोई बेटा नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हारे पापा की शक्ल मेरी तरह ही दिखाई दे रही होगी, इसलिए तुमने मुझे पापा कहा, लेकिन यकीन मानो मेरा कोई बेटा नहीं है। और आगे बढ़ गए। नमन ममता जी और चरणदास जी को जाते हुए देखता रहा। चरणदास जी और ममता जी को जाते हुए देखता रहा और पश्चाताप के आंसू बहाता रहा। ममता जी ने उस दिन तो उसके साथ बात नहीं किया, लेकिन जब भी वह उसके पास से आती जाती, वह कातर नज़रों से उसे देखता रहता। ममता जी ठहरी ममता जी की मूरत। एक दिन उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने एक दिन उसकी हालत के ममता जी को दया आ गई। उन्होंने एक दिन उसकी हालत के बारे में पूछा तो उसने बताया जैसे वे लोग उसके घर से निकले, उसके कुछ दिनों बाद ही वह रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। किसी ने रिश्वत लेते हुए उसका वीडियो बना लिया और उसे सस्पेंड कर दिया गया। वह हताश परेशान जब अपने घर वापस जा रहा था तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दिया और वह भाग गया। मैं वहीं तड़पता रह गया, लेकिन मुझे किसी ने भी वहाँ से नहीं उठाया। फिर कुछ घंटे बाद खून ज़्यादा बह जाने के कारण मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर किसने मुझे वहाँ से उठाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने जब आंखें खोली तो अपने आप को सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मेरे पास अपना कहने के लिए उस समय कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दे दी। मैंने किसी से ऑटो का पैसे मांगा और अपने घर चला गया। वहाँ जाकर देखा तो घर पर ताला लगा था। मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया तो उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया।
जब मैंने उसे बार बार फ़ोन किया तो उसने एक वाक्य में कह दिया कि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, दोबारा मुझसे मिलने या फ़ोन लगाने की कोशिश मत करना, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। और कुछ दिनों बाद उसने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले लड़के से शादी कर ली और मुझे तलाक दे दिया। तब से मेरी ज़िंदगी वीरान हो गई और मैं अपने किए की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैं अपने देवता समान पिता का अपमान किया। मैंने आपका और पापा के रिश्ते को कलंकित किया, जबकि मुझे बाद में पता चला कि पापा तो सिर्फ एक बेसहारा अबला नारी की मदद कर रहे थे और मैं मूर्ख पता नहीं उस निर्दोष पर क्या क्या लांछन लगा दिए। प्लीज़ आंटी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, कहकर नमन ममता जी से रोता हुआ गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा। तभी ममता जी बोली, बेटा तुम मुझसे ज़्यादा अपने पापा के गुनहगार हो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो समझो मैंने माफ़ कर दिया, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए जख्मों से उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई और वापस आकर उसे एक सुंदर सी गर्म पश्मीना शॉल ओढ़ाकर चली गई। तब नमन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गालों पर जूते से प्रहार किया हो, क्योंकि एक समय था जब नमन ने गुस्से में आकर अपने पिता को ना ही उनका स्वेटर ना ही उनका शॉल रखने दिया था, और आज उसी के पिता की तरफ से सबसे कीमती शॉल उसे दान के रूप में दिया जा रहा था। वह पश्चाताप के आंसू बहाए जा रहा था। समय यूं ही बीत रहे थे। एक दिन ममता जी चरण दास जी के साथ रेलवे स्टेशन में कंबल बांट रही थी। तब उन्होंने देखा उनके बेटे बहू भी अपने मुंह को छुपाए भिखारियों की लाइन में खड़े हैं। ममता जी अपनी ही धुन में सभी को कंबल देकर उनसे हाथ जोड़कर नमस्कार कहकर मुस्कुराहट के साथ सभी का अभिवादन कर रही थी, और सभी बेसहारा और ज़रूरतमंद लोग उन्हें ढेर आशीर्वाद दे रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसे शख्स को कंबल दिया जिसने ना ही उनके नमस्कार का प्रति उत्तर दिया, ना ही कोई आशीर्वाद दिया। तब ममता जी को थोड़ा अटपटा सा लगा। उन्होंने देखा कि यह महिला कौन है जिसने ना ही नमस्कार कहा ना ही कोई आशीर्वाद दिया। तब उन्हें समझ आया कि फटे हाल मैले कुचले कपड़ों में बिखरे बालों के साथ उनकी बहू उन्हें अपने घूंघट के अंदर से निहार रही थी। सभी लोग उन्हें पागल पागल कहकर पत्थर से मारते थे, लेकिन आज वह शांत हो गई थी और उसने चुपचाप ममता जी से कंबल ले लिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। उसी के पीछे उनका बेटा भी उसी हाल में था। वह भी पागलों की वेश में था। उसने भी एक फटा हुआ स्कार्फ से अपना चेहरा ढक रखा था। वह भी ममता जी को निहारे जा रहा था। अपने बेटे बहू की ऐसी हालत देखकर ममता जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई। जब सभी भिखारियों और ज़रूरतमंदों को कंबल और कपड़े बांटकर हो गया तो ममता जी अपने बेटे बहू को ढूंढने लगी, लेकिन वे दोनों कहीं भी नज़र नहीं आए। थक हार कर ममता जी अपनी कार में बैठकर अपने घर जाने लगी तो उन्होंने देखा उनके बेटे बहू कूड़े के पास फेंके हुए खाना को उठाकर खा रहे हैं। उन्हें उनकी हालत को देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने कार को एक साइड में खड़ी करवाया और उनके पास जाने लगे तो वे दोनों उठकर और दूर भागने लगे। ममता जी ने कहा, अरे रुको, मैं तुमको नहीं मारूंगी,
मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाई हूँ, ये देखो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कहकर उन्हें बहलाती रही और अपने ड्राइवर को दूसरी ओर उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। जब उन्होंने देखा कि दोनों तरफ से पकड़े जाएंगे तब रुक गए। ममता जी ने उन्हें प्यार से अपने पास बैठाया और पूछा, बेटा यह तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? किसने की तुम्हारी ऐसी हालत? तब उनकी बहू डरी सहमी सी बोली, हमें मत मारो, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। उनका बेटा भी थर थर काँप रहा था, वह भी हमने कुछ नहीं किया बस यही बोले जा रहा था। ममता जी समझ गई इन्हें किसी बात का सदमा लगा है। उन्होंने पागल खाने फ़ोन लगाया और बताया कि 2 पागल खुले में घूम रहे हैं। तब पागल खाने से कुछ नर्स और डॉक्टर आकर उन्हें लेकर चले गए। ममता जी ने पागल खाने में जाकर उनके बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि उनके बेटे बहू ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनके बच्चे को उनके माँ बाप ने जान से मार डाला क्योंकि ये दोनों पागल हो चुके हैं। ममता जी ने पूरी बात पता की तो उन्हें पता चला ममता जी के बेटे ने अपने बेटे की शादी जिस लड़की से की थी वह लड़की अपने सास ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उन्हें रोज़ ही नशे का इंजेक्शन लगाती थी और उन्हें पागल करा करके पागल खाने में डलवा दी और इल्ज़ाम लगा दिया कि उसके बच्चे को उन्होंने जान से मार दिया। इस प्रकार अपनी बहू के आते ही ममता के बेटे बहू एक दिन भी सुखपूर्वक नहीं रह पाए। जैसे संतान की सुख सुविधा के लिए उन्होंने अपनी माँ को दर दर की ठोकर खाने के लिए करकती ठंड में छोड़ दिए थे। वहीं औलाद आज उनकी इतनी दुर्दशा कर दी है कि वे अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। ममता जी अपने बेटे बहू की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन चरणदास जी ने उन्हें समझाया, ममता कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। बस वही हुआ है तुम्हारे और मेरे बेटे बहू के साथ भी, तो इसमें इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भगवान को धन्यवाद दो कि हमें अच्छे कर्म करने की हिम्मत दिया। फिर ममता जी ने भी अपने मन को मजबूत किया। सच ही तो है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। और जब तक उनकी सांसें चलती रही दोनों ने समाज सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनका नाम देश विदेश में हो गया। मीडिया वाले उनके घर जाकर उनका इंटरव्यू लेते, लेकिन जब उन दोनों का आपस में रिश्ता पूछते तो उनका एक ही जवाब होता, इंसानियत का।